रविवार 5 अक्टूबर को रूस ने बड़ी गलती की। उसने यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर बड़ा हमला किया। इस बार यूक्रेन के लोग जवाब देने को तैयार थे। जेलेंस्की ने पुतिन को चेतावनी दी थी कि अगर रूस यूक्रेनी शहरों पर हमला करता है तो मॉस्को अंधेरे में डूब जाएगा। बदला तुरंत लिया गया और अब 40,000 रूसी नागरिकों के पास सर्दी के आते ही अपने घर को गर्म करने के लिए बिजली नहीं है। पुतिन घबरा रहे हैं क्योंकि अब उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि यूक्रेनी मिसाइलें उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब है कि इस बार की सर्दी पिछले 3 सालों जैसी नहीं होगी जब उन्होंने यूक्रेनी शहरों पर बेधड़क हमला किया था। अब युद्ध पुतिन और रूस के घर पहुंच गया है। शुरुआत से शुरू करें। 5 अक्टूबर यूक्रेन के आम नागरिकों के लिए पूरे देश में सबसे डरावनी रातों में से एक थी। आप देख रहे हैं, रूस ने लगभग 500 ड्रोन और 50 से अधिक मिसाइलें, जिनमें किंजल बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं, लॉन्च की, जिनका निशाना ल्वीव, इवानो फ्रांसिस, जापोरिजिया, चेरनिव, सुमी, खार्किव, खेरसोन, ओडिशा और अन्य ओब्लास्ट जैसे शहर थे। जहां यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली ने 400 से अधिक लक्ष्यों और 8 मिसाइलों को मार गिराया, वहीं 57 ड्रोन 20 स्थानों पर हमले करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। इससे कम से कम 6 यूक्रेनी नागरिकों, जिनमें एक 15 साल की लड़की थी, की मौत हुई और 18 लोग घायल हुए। पश्चिमी शहर ल्वीव में ऊर्जा अवसंरचना रूसी हमलों के मुख्य लक्ष्यों में से एक थी क्योंकि देश भर में तापमान गिर रहा है। शहर के 2 जिलों में अब बिजली नहीं है और सार्वजनिक परिवहन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यहाँ उस औद्योगिक पार्क का हाल है जिसे रूसी नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यह पुतिन की बड़ी गलती थी क्योंकि कुछ हफ्ते पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि अब यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो रूस तक पहुंच सकती हैं। इसका मतलब है कि अगर रूस यूक्रेनी शहरों को अंधेरे में डुबोना चाहता है तो रूसी शहरों का भी वही हाल होगा। यह रही वह चेतावनी। सभ्य यूक्रेन। रूस को यह स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि सभ्य देश और जंगली देशों में यही फर्क होता है कि वे कभी भी पहले हमला नहीं करते और आक्रामक नहीं होते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कमजोर हैं और उन्हें कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। वे उदाहरण के लिए यूक्रेन की राजधानी में ब्लैकआउट की धमकी देते हैं। क्रेमलिन को समझना होगा कि रूस की राजधानी में भी ब्लैकआउट हो सकता है। खैर, यूक्रेनी जवाबी कार्रवाई तेज थी और वह कड़ी थी। 200 से अधिक ड्रोन रूस में गए और साथ ही अज्ञात संख्या में यूक्रेनी निर्मित मिसाइलें भी गईं। हमें नहीं पता कि वे कौन सी मिसाइलें थीं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, या तो नेपच्यून या फ्लेमिंगो। हमें पता है वहां मिसाइलें थीं क्योंकि रूस उन्हें नहीं रोक सका। हमारे पास क्रीमिया, ब्रायंस्क, बेलगोरोद और पूरे रूस से वीडियो क्लिप्स आ रही हैं और हम हर जगह इसकी आग के गोले देख सकते हैं। आइए अब विस्तार से बात करते हैं। आप जानते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि चुप्पी 1000 शब्दों के बराबर होती है। ठीक वैसे ही अंधेरा भी 1000 शब्दों के बराबर होता है। देखिए कि अब बेलग्रेड के निवासी ब्लू बिल्डिंग के पीछे अपनी सर्दियां कैसे मना रहे हैं। वाह, उन्होंने फिर से लाइट्स जला दी। अब वो कोई आम बिल्डिंग नहीं है। इस इलाके में 40,000 से ज्यादा रूसी बिना बिजली के हैं क्योंकि पुतिन जेलेंस्की की चेतावनी को आजमाना चाहते थे। असल में हमला इतना भयानक था कि उस इलाके के गवर्नर को छुपना पड़ा क्योंकि वो बहुत डर गए थे। हमारे पास असल में उस हमले का वीडियो है जिसमें सब कुछ असली समय में हो रहा है। यह सिटी का थर्मल पावर प्लांट था, लेकिन चिंता मत कीजिए। रूसी अधिकारियों के अनुसार वे सभी यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों को गिराने में सक्षम रहे। लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि 40,000 लोगों के पास बिजली क्यों नहीं है। जैसे कि यह काफी नहीं था, ब्रायांस्क में भी यही हो रहा है। थर्मल पावर प्लांट में भी आग लगी है, लेकिन रूसियों को नहीं पता क्यों। एक चश्मदीद के अनुसार प्लांट के पास एक जोरदार धमाका सुना गया और उसके थोड़ी देर बाद आग लग गई।
फिर भी रूसी अधिकारियों के अनुसार उन्होंने सभी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। मुझे लगता है कि शायद यह ड्रोन का मलबा था, जैसा कि रूसी लोग अब तक दावा करते आ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन नहीं रुका। हमने क्रीमिया में भी धमाकों की आवाजें सुनी और रूसी लोग इस बार इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि यूक्रेन ने सार्वजनिक रूप से इसकी जिम्मेदारी ली है। अब आपको विवरण दिखाने से पहले मैं आपको वह आग दिखाना चाहता हूं जो वहां लगी थी, क्योंकि मुझ पर भरोसा कीजिए, यह मेरी जिंदगी में देखी गई सबसे डरावनी आग में से एक है। अब वह आग इतनी बड़ी इसलिए थी क्योंकि यह क्रीमिया का सबसे बड़ा तेल डिपो था, फियोडिसिया ऑयल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। मुझे लगता है कि ईंधन टैंक पूरी तरह भरे हुए थे, क्योंकि आग की लपटें कई मील दूर से देखी जा सकती थीं। इसे देखिए। यूक्रेनियनों के अनुसार इस सुविधा से यूक्रेन पर आक्रमण कर रही रूसी सेना को आपूर्ति की जा रही थी। इसी कारण यह निशाने में शामिल था। हमले के अलावा यूक्रेन ने क्रीमिया में एक गोला बारूद डिपो को भी निशाना बनाया, जो एक रूसी बटालियन को आपूर्ति कर रहा था। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। हमारे पास एक रूसी संयंत्र पर एक और ड्रोन हमला भी हुआ। यह सबसे बड़ा संयंत्रों में से एक है जो औद्योगिक विस्फोटक और गोला बारूद बनाता है, जिसमें टैंक रोधी मिसाइलों के लिए शेप्ड चार्ज, वॉरहेड, वायु रक्षा प्रणाली और विमानन बमों के पुर्जे शामिल हैं। अब ये वे सभी हमले हैं जिन्हें मैं आज सुबह के कुछ घंटों में ढूंढ और पुष्टि कर सका। मुझे यकीन है कि मैंने कुछ चीजें छोड़ दी होंगी, लेकिन संदेश साफ है। कुल मिलाकर यह रूस या पुतिन के लिए अच्छी रात नहीं थी। और सबसे बुरी बात यह है कि कुछ हमले अभी भी जारी हैं, 12 घंटे बाद भी। अब बिल्कुल रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार उन्होंने सभी 250 ड्रोन को रोक लिया, लेकिन किसी कारणवश उन्हें लगभग 90 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। और हमारे पास पूरे रूस से कई वीडियो हैं जिनमें आग और ड्रोन हमलों को कैमरे पर दिखाया गया है। अगर यह कैमरे पर है तो आप इसे सच में नकार नहीं सकते। ऊपर से इस क्लिप को देखिए जो कुछ घंटे पहले की ही है। बेलागोरोड थर्मल पावर प्लांट्स पर हमले अभी भी जारी हैं। हालांकि 40,000 लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी बिजली जल्दी वापस आ जाए। यह रही वह क्लिप। अब यूक्रेन की प्रतिक्रिया इतनी कड़ी इसलिए थी क्योंकि वे दंड द्वारा प्रतिरोध, डिटरेंस बाय पनिशमेंट नामक एक चीज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं श्रेय वहीं देना चाहता हूं जहां बनता है। मैंने यह पहले आंद्रेस नील्सन से देखा था। वह यहां एक यूट्यूबर हैं, लेकिन इसके अलावा वह एक बेहतरीन भू राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। और वही थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी कल की वीडियो में इस बात की ओर इशारा किया था। मैं सलाह दूंगा कि पूरी जानकारी के लिए उनकी वीडियो देखें। यहाँ एक संक्षिप्त झलक है। अब हम जानते हैं इस साल यूक्रेन ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता विकसित कर ली है। इसका मतलब है फ्लेमिंगो। साथ ही उनके पास घरेलू मीडियम रेंज मिसाइलें भी हैं, जैसे नेपच्यून। इन मिसाइलों के इस्तेमाल पर यूक्रेन के लिए कोई पाबंदी नहीं है, न कब और न क्या निशाना बनाया जाए। यह मिसाइल यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली अटैकम्स और स्टॉर्म शैडोज जैसी अन्य मिसाइलों से अलग है। इसका मतलब है कि यूक्रेन अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर कहीं भी हमला करने के लिए कर सकता है, और वे अपनी मिसाइल की रेंज जितनी गहराई तक चाहे जा सकते हैं। यह वह चीज है जो यूक्रेन के पास हमले की शुरुआत में नहीं थी, और इसी वजह से हमले की शुरुआत में रूसियों ने यूक्रेन भर में थर्मल प्लांट्स, ऊर्जा संयंत्रों पर हमले किए थे, और यूक्रेन केवल मिसाइलों को रोक सकता था या ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस पर पलटवार कर सकता था। अब उनके पास यह क्षमता है। ड्रोन अच्छे हैं, लेकिन वे वही प्रकार का वारहेड नहीं ले जा सकते जो मिसाइलें ले जा सकती हैं। अब यूक्रेन और रूस दोनों यह जानते हैं। इसीलिए कुछ हफ्ते पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसियों को यह चेतावनी दी थी कि देखो, इस सर्दी में अगर आप लोग पिछले 3 सालों से जो कर रहे हैं वही करते रहे तो आपको बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और हम अपनी आंखों के सामने
उन परिणामों को देख रहे हैं। अब जैसे ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वह चेतावनी दी, रूसियों ने वास्तव में अगले ही दिन एक यूक्रेनी पावर प्लांट पर हमला किया और यूक्रेन ने भी जवाबी हमला करते हुए बेलग्रेड में एक पावर प्लांट पर हमला किया। ठीक ऐसा ही कल रात हुआ जब रूस ने लवीव में एक पावर प्लांट पर हमला किया और यूक्रेन ने जवाबी हमला किया, लेकिन इस बार कहीं ज्यादा तीव्रता के साथ, क्योंकि वे रूसियों को यह साफ तौर पर समझाना चाहते हैं कि वे यूक्रेनी शहरों और यूक्रेनी पावर प्लांट्स पर बिना किसी सजा के लगातार हमला नहीं कर सकते। हालात बदल गए हैं और यूक्रेन अब कुछ साल पहले की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत है। यह बात राष्ट्रपति जेलेंस्की के उस बयान से भी स्पष्ट है जो उन्होंने रूसी शहरों और पावर प्लांट्स पर यूक्रेनी हमलों के बाद दिया। रूसी लोग इन सभी ब्लैकआउट्स की कीमत और युद्ध के दौरान यूक्रेन के लोगों को होने वाली तमाम परेशानियों और कठिनाइयों को नहीं समझते। यह उनकी नैतिकता का नहीं बल्कि भौतिक समझ का सवाल है। यूक्रेन आम नागरिकों की हत्या नहीं करता, लेकिन वे इसकी कीमत समझते हैं। यूक्रेन पलटवार कर सैन्य ठिकानों और ऊर्जा बेचने वाली सुविधाओं पर हमला करता है। रूस ऊर्जा संसाधन बेचकर उससे मिले पैसे से युद्ध करता है। इसी वजह से यूक्रेन पूरी तरह से न्याय संगत कदम उठा रहा है। हम खुशी खुशी ऐसा नहीं करते। हम खुशी खुशी चाहेंगे कि युद्ध न हो, लेकिन फिलहाल रूस ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए केवल कई दिशाओं से दबाव ही इस युद्ध को रोक सकता है। आज पश्चिमी देशों का दबाव पर्याप्त नहीं है और न ही उस दबाव को लागू करने में पर्याप्त एकता है। हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूरोप से और अधिक दबाव की आवश्यकता है। वैश्विक दक्षिण की बात करें तो रूस पर उनका दबाव अब तक महसूस नहीं हुआ। दूसरा पहलू रूसी समाज है। वे हमें मार रहे हैं। उन्हें आरामदायक महसूस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और जब वे अब आरामदायक महसूस नहीं करेंगे तो वे अपनी नेतृत्व से सवाल पूछना शुरू कर देंगे। अगले ट्वीट में ठीक इसके बाद उन्होंने यह भी इशारा किया कि यूक्रेन रूस पर हमला करने के लिए कौन से मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, और वह काफी स्पष्ट थे कि ये सभी यूक्रेनी खतरे हैं और वे हर दिन उस दबाव को लगातार बढ़ाते रहेंगे